आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अब तक गेट टॉपर बने हैं उनके एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स आपके सामने शेयर करूंगा। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स की भी चर्चा करूंगा जो गेट टॉपर तो बन सकते थे पर कुछ गलतियां उन्होंने की जिसके कारण वो गेट टॉपर नहीं बन पाए। जो मार्क्स चाहिए थे, जो रैंक चाहिए था, वो मिल नहीं पाया। जाने में अनजाने में ये गलतियां हो जाती है, आपसे भी हो सकती है। इसलिए पहले से अलर्ट मैं आपको दे दूंगा कि बच करके रहना, ये गलतियां आप मत करना। और क्या ऐसी यूनिक बातें गेट टॉपर्स करते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप गेट एग्ज़ाम पहली बार लिख रहे हो, फ्रेशर हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले कलेक्ट करो राइट सिलेबस। जो लेटेस्ट सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने ब्रांच का सिलेबस देखो। ठीक है, वो देखने के बाद फिर रीसेंट गेट पेपर डाउनलोड करो और एक बार ऐसे ही खुद से अटेम्प्ट करके देखो। एप्टीट्यूड का सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन जिसके अंदर मैथ्स एंड कोर है, एक बार ऐसे ही अटेम्प्ट करके देखो। क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि बीटेक का एग्ज़ाम और गेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नॉर्थ साउथ वाली फीलिंग आएगी कि बीटेक में हम बाय हार्ट करके चीज़ें जाते थे, वहाँ पर बस जो भी है वो थियरी लिख दो, वो न्यूमेरिकल के एक दो ही फॉर्मूला उस पर ही सवाल आते हैं तो वो कर दो, मार्क्स मिल जाते थे। गेट में पूरा उल्टा है, कंसेप्ट पर चीज़ें हैं, थॉट प्रोसेस पर चीज़ें हैं, काफ़ी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, काफ़ी ट्रैप्स इन्वॉल्व है, फ़र्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो बीटेक में नहीं होता। ये एनालाइज करने के बाद अपना लेवल पहचान लो, क्या मैं बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ या बिल्कुल ख़राब परफॉर्म कर रहा हूँ या ओकेइश कर रहा हूँ, एक आइडिया आपको आ जाएगा। ओके, रीसेंट गेट पेपर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा आपका लेवल, क्या मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का लो टू मॉडरेट होगा, बहुत बढ़िया तो नहीं होगा मेजॉरिटी, फिर आपको नेक्स्ट काम करना है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कोर्सेज। यूट्यूब के फ्री कोर्सेज भी है, पेड कोर्सेज भी है। अफोर्ड कर सको तो पेड कोर्स में जाना, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सको तो यूट्यूब वीडियोस पर जाना, या फिर ऐसे भी कोचिंग होते हैं जो लो प्राइस पर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनके कोर्सेज वॉच कर सकते हो। कोर्सेज का बेनिफिट क्या होता है? 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाता है ताकि कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत ना हो, और एक्सपर्ट टीचर पढ़ाते हैं 10 बुक पढ़ने के बाद। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैंने 10 बुक पढ़ा है, प्लस मुझे गेट का लेवल एंड पैटर्न पता है, तो दोनों को मिक्स करके मैं लेक्चर कंडक्ट करता हूँ। तो आपको जो है एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट में सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं एंड गेट रेलिवेंट चीज़ें मिल जाती है एंड गेट लेवल की कंटेंट हमें मिल जाती है, ये बेनिफिट होता है। दूसरा, कोर्सेज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, राइट। जैसे मैं मेथड 1 स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है। मेथड 2 ट्रिक्स कि कैसे फास्ट कर सकते हैं, वो आइडिया मिल जाता है। और तीसरा, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स होता है जिसके अंदर अगर आपको कोई डाउट आ जाए तो तुरंत क्लियर हो जाता है, जैसे मैं ऐप पर डाउट क्लियर करता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है, कोर्सेज का। यूट्यूब पर ये सारी चीज़ नहीं मिलती। अब दूसरी बात, अगर कोई कोर्सेज ऐसे है जिस पर PYQs नहीं अच्छे से सॉल्व किया गया, तो PYQ सोल्यूशन की बुक्स आती है, वो आप खरीद सकते हो अमेज़ॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, या ऑफलाइन स्टोर्स में मिल जाएगी, या सीनियर से भी ले सकते हो। तो वो सॉल्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो भी पढ़ाई आपने किया है, कंसेप्ट तो बीटेक में भी वही रहता है। मान लो अगर मैथ्स का आइगन वैल्यू का कंसेप्ट है तो बीटेक में भी वही है, ठीक है, गेट में भी वही है। बट PYQ में कैसे सवाल पूछा जाता है आइगन वैल्यू के, उसका आइडिया आ जाता है। लंबे लंबे सवाल नहीं होते, ट्रिकी होता है। बीटेक में लंबे होते हैं, 10 मार्क का एक सवाल होता है आइगन वैल्यू का, गेट में ऐसा नहीं होता। तो PYQ सॉल्व करने से एक लेवल का अंदाज़ा आ जाता है, राइट। और अगर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, जो लाइब्रेरीज़ के अंदर स्टैंडर्ड बुक्स है आपको मिल जाती है, ठीक है। ये ऑप्शनल है। अगर अच्छे कोर्सेस और PYQ की बुक रही तो जनरली बुक्स का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। ये काफ़ी इंटरव्यू टॉपर से आपको सुनने भी मिलेंगे, ठीक है, मेरे चैनल पर। तो ये चीज़ है। बट अगर जो स्टूडेंट ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है उनको बुक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। चलो, इसके अलावा और क्या बातें ध्यान में रखनी है? टाइम लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव लेक्चरों में बिजी हो जाते हैं, फिर पता चलता है अब समय ही नहीं बचा, रिवाइज कब करे, प्रैक्टिस कब करे, टेस्ट सीरीज कब लिखे, पता ही नहीं। इसलिए टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फरवरी में मेरा एग्ज़ाम आने वाला है,
तो फरवरी तक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। जनवरी के टाइम में हमको फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखना है ताकि फेब के एग्ज़ाम के लिए रेडी रहे। फिर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ करना है और अक्टूबर के पहले पहले सिलेबस ख़त्म करना है। तो ये टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है ताकि उसके बाद रिवीजन, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ और जनवरी के महीने में फुल एंड टेस्ट सीरीज़ लिख सकूँ, ठीक है। और बात रही कि एवरी वीक आपको ध्यान रखना है कि मंडे टू फ्राइडे नया नया पढ़ रहे हो कंसेप्ट, पर सैटरडे संडे को कुछ नया नहीं पढ़ोगे। सैटरडे संडे जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, प्लस PYQ सॉल्व करोगे, प्लस अगर कोई सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है पहले तो उसका नोट्स या बुक उठा करके एक बारी गो थ्रू करोगे। इससे पुराना भी रिवाइज होगा, रीसेंट का भी रिवीजन एंड ट्रैक आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको करना है, क्योंकि एट दी एंड जब आप दिसंबर के महीने में आओगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पता है, सर हमको तो याद ही नहीं कि मई के महीने में क्या पढ़ा था, बुक तो हमारी है, नोट्स तो हमारा है, पर याद ही नहीं आ रहा है कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सैटरडे संडे आपने रिवीजन नहीं किया, और जो रिवीजन करते हैं वो कभी ऐसा कहते नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस जब भी आप करो तो मेक श्योर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना। गेट एग्जाम में प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2 मिनट आपको मिलेंगे, वो 2 मिनट के अंदर सवाल बनाना है, तो टाइमर के साथ करना। नहीं तो सवाल तो आप सारा बना लोगे, कंसेप्ट क्लियर है, पर अगर 5 से 10 मिनट लिया तो फ़ायदा क्या। सो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना एंड वर्चुअल कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना। ये मोबाइल कैलकुलेटर को मत फॉलो करना, ठीक है। सो मोबाइल कैलकुलेटर को अवॉइड करना है, वो केशो का कैलकुलेटर अवॉइड करना है, सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस करने हैं। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसलिए हर महीने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं। याद रखना ये फैक्ट है, आपके ब्रांच में भले ही 1 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया हो, आपको टेंशन आ रहा हो, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर महीने काफ़ी सारे स्टूडेंट छटते रहते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट होते नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो 10 सब्जेक्ट तो नहीं कर पाओगे, लंबी जर्नी है 1 साल की, राइट। सो इसके लिए एक ही रामबाण इलाज है कि रोज़ जब पढ़ाई करने के लिए बैठो अपना वाई क्लियर रखना। क्यों मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मुझे PSU जॉब चाहिए, मेरा सपना था टेक्निकल जॉब चाहिए, मेरा सपना था IIT करना है, मेरा सपना था रिसर्च करना है, PhD करना है। अगर आपका वाई क्लियर है वही आपको पुश करेगा। बाहर से कितना भी मोटिवेशन ले लो वो टेम्पररी है, अंदर से जब मोटिवेशन आता है दैट इज़ परमानेंट, और उसके लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शंस जो सोशल मीडिया पर बहुत चलते हैं आजकल। वल्गर कंटेंट हो गया, या फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग हो गई, इंस्टाग्राम पर चैटिंग हो गई, रील्स देखना हो गया, एंटरटेनमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा मत कंज्यूम करो। एंटरटेनमेंट करो बट कैसे, स्पोर्ट्स खेलने जाओ, दोस्त से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, ठीक है। अगर पेंटिंग की हॉबी है, डांसिंग की है, कुछ तो होगा आपकी हॉबी, वो कर लो। सो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, बट अदर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जो है, स्पोर्ट्स खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, वो कर सकते हो, ठीक है। बैड फूड अवॉइड करना, क्योंकि ऐसे बहुत बार मैं सुनता हूँ कि जनवरी के महीने में बच्चे आकर के कहते हैं सर हेल्थ ख़राब हो गई, आंखें दुख रही है, बैक पेन हो गया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि एकदम बहुत ही घटिया खाना खाते हैं, ठीक है, घटिया लाइफस्टाइल है उनकी, फिर एंड में आकर के सारी प्रॉब्लम आ जाती है, फिजिकल मेंटल सब प्रॉब्लम। तो हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना और अच्छी नींद निकालना, क्योंकि अच्छी नींद निकालोगे तब चीज़ें रिटेन कर पाओगे। इतना सारा नया पढ़ते हो 8-8 10-10 घंटा रोज़, तो वो रिटेन करने के लिए गुड स्लीप इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये ओवरऑल बात है, टोटल 8 पॉइंट्स है कि ऑफिशियल सिलेबस कलेक्ट करना है, साथ ही साथ रीसेंट पेपर खुद से सॉल्व करना है ताकि लेवल का अंदाज़ा रहे। फिर रिसोर्सेज पर जा सकते हो, रिसोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया। टाइमलाइन होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट टाइमलाइन आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। गोल होना चाहिए, तब जा कर के आप फोकस्ड रहोगे, राइट। वो टाइमलाइन इज़ अ गोल कि एवरी मंथ आपको इतना ख़त्म करना है और फिर एवरी वीक आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर एंड वर्चुअल कैलकुलेटर, कंसिस्टेंट रहना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंटरव्यू, एक मोटिवेशनल पिक्चर, एक मोटिवेशनल क्लिप देखने से कुछ नहीं होगा, आपको काफ़ी महीने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद अवॉइड करना डिस्ट्रैक्शंस, जंक फूड एंड बैड लाइफस्टाइल, ताकि सेहत अच्छी, दिमाग अच्छा, तो प्रिपरेशन बढ़िया। ये एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, ठीक है। और अच्छी नींद निकालना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लीस्ट टेकन केयर ऑफ बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। रात को नींद निकालो, सुबह नींद निकालो, जब आपका मन करे,
ठीक है, बट नींद अच्छी निकालना। इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो। काफ़ी कुछ लर्निंग्स आपको मिली होगी। ये पूरा निचोड़ है टॉपर्स एंड उन फेलियर स्टूडेंट्स का, कहीं ना कहीं वो इन्हीं में अटके थे। आप पूछना ज़रूर आपसे सीनियर के जब बात करोगे तो कहेंगे यार मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी तो पॉइंट नंबर 7 पर अटक गए। कोई कहेगा कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, ठीक है, कोई कहेगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया प्यार मोहब्बत में, कोई कहेगा मैं रिवीजन करना भूल गया, कोई कहेगा टाइमलाइन का ध्यान नहीं दिया, मैं तो सिर्फ लाइव लेक्चर कर रहा था। तो टॉपर से जब बात करोगे तो ये सबसे बचे थे, और जब फेलियर से बात करोगे तो कहीं ना कहीं अटक गए थे वो ये चीज़ों में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे।